क्वेश्चन नंबर 42, द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl, यानी कि म्यू आपको दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू 1.03 कैपिटल टी, बॉन्ड लेंथ दी गई यानी कि डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस आपको दी गई है डी इज इक्वल टू 1.275 Armstrong, and each ion will carry फॉलोइंग चार्ज। ये चार्ज कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU बोलते हैं इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज को हम डेल्टा से भी एक्सप्रेस कर देते हैं, तो एक ही बात है, यहाँ से डेल्टा निकाल लेते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा इज म्यू अपॉन डिस्टेंस। तो म्यू कितना है हमारे पास, म्यू है 1.03 डिवाइड, इसको हम चेंज करेंगे ESU में बाई मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻18, और जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई 1.275 आर्मस्ट्रॉन्ग दी गई है। हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻10, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻8, और परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास डेल्टा अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चार्ज दिख रहा है आपको, अपॉन चार्ज इंटू 100। देखिए डेल्टा कितना आ जाएगा, ये मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ 1.03 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई चार्ज हमें ये दिया हुआ है, देखिए अभी ये भी रह गया है 1.275 इंटू 10⁻8 इंटू चार्ज ये दे रखा है। ये बेटे इसको जब चेंज करें -18 है, ये 18 है, और नीचे आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ये -18 है, ये नीचे -8 और ये -10, ये कैंसिल हो गया, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1.03 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.275 इंटू 4.8, so it will give you 16.83%. So ionic character is very low, that is 16.83. पोलराइजेशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कैटायन है और इसके बराबर में ये एक एनायन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इस पॉजिटिव चार्ज कैटायन की इन्फ्लुएंस की वजह से, इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं कैटायन के, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ इस तरह से हो जाएगा। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस कैटायन की तरफ बढ़ जाएगी, और ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो जो पोलराइजेशन है या जो पोल्स का डेवलपमेंट है वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कैटायन जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल साइज का कैटायन होगा उतना ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है वो उतनी कम होगी, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा अट्रैक्शन से दूसरा जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी बात, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा। जैसे मान लीजिए 3 कैटायन है, Al2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, तो सब Al3 पॉजिटिव सबसे छोटा कैटायन है, तो ये पोलराइजेशन पावर इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये पूछें, करेक्ट पूछ रहे हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट अ कैटायन ऑफ हाई चार्ज। बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट ही पूछा आपसे, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल
ठीक है। इन 43 they are asking the order of decreasing polarity in the compounds CaO, CSF, KCl, MgO। तो आप इन सब में देखिएगा सबसे ज्यादा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलरिटी जानना चाह रहे हैं आपसे, वो कौन सा होगा आपके पास? तो ये कैटायन और एनायन के साइज पर भी डिपेंड करेगा और उनके जो चार्जेस हैं उन पर भी डिपेंड करेगा। आप देखिए Mg2 पॉजिटिव में 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव चार्जेस है, Ca पर 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव चार्जेस है। ऐसे ही Cl पर एक नेगेटिव, K पर एक पॉजिटिव चार्ज है और Cs पर एक पॉजिटिव और F पर एक नेगेटिव चार्ज। तो डिक्रीजिंग पोलैरिटी इन द कंपाउंड्स, तो सबसे जो डिक्रीजिंग पोलैरिटी होगी वो CSF के केस में होगी, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम चलेंगे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम, सबसे बड़ा जो कैटायन है कौन है? सीजियम पॉजिटिव है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का ही बताना है हमें, राइट। तो CS पॉजिटिव की जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे कम होगी। फिर इसके बाद ये K पॉजिटिव है, यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव और MgO की बात है, तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी किसकी होगी? छोटे साइज के Mg2 पॉजिटिव की होगी, ठीक। तो यहाँ पूछा डिक्रीजिंग पोलैरिटी इन द कंपाउंड, तो सबसे कम पोलैरिटी कहाँ पर होगी? MgO के केस में होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, उतना आयनिक करेक्टर इतना पोलराइजेशन कम होगा तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ ठीक है। यहाँ पे CS बड़ा कैटायन है, इसकी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की तो पूरी पीरियोडिक टेबल में। फिर KCl, फिर CaO, फिर MgO। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका पोलैरिटी का कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि CSF सबसे ज़्यादा पोलर और ये MgO सबसे कम पोलर रहेगा। The structure and hybridization of NSiH3 whole thrice, ये बिल्कुल NH3 की तरह लग रहा है आपको। जैसे NH3 में इस तरह से 3 H और एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, पिरामिडल शेप इसका हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे यही समझते हैं कि इसका जो शेप है वो इसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर ये सिलिकॉन के एटम है SiH3, SiH3, SiH3। एक्चुअल में यहाँ पर जो सिलिकॉन है ना उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। इसका ECM ऐसे लिख सकते हैं, नियॉन 3s2 3p2 और 3d0, यानी कि यहाँ पे डी एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, वो भी वेकेंट। और ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, वो सिलिकॉन के पास, किसी भी एक सिलिकॉन के पास जो वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के जो वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर दिया जाता है, और यहाँ पे जो ये अवेलेबिलिटी दिख रही है लोन पे इलेक्ट्रॉन की वो खत्म हो जाती है, और इस तरह से यहाँ पर ये p पाई d पाई बॉन्डिंग बन जाती है।
यानी कि ये अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो एक पाई बॉन्ड की तरह काउंट होगा। तो अब अगर इस नाइट्रोजन एटम पर जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ पर ये बॉन्ड डेवलप हो गया है, तो अब अगर सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट करेंगे तो कितने रह गए, 1 2 3 रह गए। और इसीलिए जो इनका शेप है 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। 54 they are asking in ice length of hydrogen bond is, देखिए ये इस तरह से आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं और इनमें H बॉन्डिंग रहती है। अब क्योंकि जो H बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्ड से वीकर है, जो H बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड से वीकर है, और कोवलेंट बॉन्ड डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और ये डार्क लाइन से दिखाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरेटिवली एक दूसरे से दूर ही होते हैं। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं इन आइस लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, वीकर बॉन्ड है ना, तो एटम्स थोड़ी दूर चले जाते हैं, मॉलिक्यूल थोड़े दूर चले जाते हैं, तभी एच बॉन्डिंग डेवलप होती है। Which of the following condition is not correct for resonating structures? Resonance जो आप ऑब्जर्व करेंगे मॉलिक्यूल्स में, उसमें क्या चीज इनमें से आपको फिट होती दिखाई नहीं पड़ेगी, नॉट करेक्ट पूछा। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है बात ये। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सिमिलर एनर्जीज, बात भी ठीक है, लगभग लगभग सेम एनर्जीज होती हैं। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटन दैट अनलाइक चार्जेस रिसाइड्स ऑन एटम दैट आर फार अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि जो एटम दूर है उन्हीं पर अनलाइक चार्जेस रहेंगे, कहीं भी हो सकते हैं। द पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बात ठीक है। तो इनकरेक्ट जो है आपका 55 का थर्ड ऑप्शन रहेगा, ठीक है। कहना ये नॉन पोलर पूछा है, तो पहला वाला केस अगर देखेंगे तो इसमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, और यहाँ पर जो डाइपोल्स हैं वो बोरॉन टू F वर्क करेंगे, बोरॉन टू F, बोरॉन टू F। तो यहाँ जो डाइपोल्स हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला जो डाइपोल मोमेंट है उसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आएगा, और इसलिए जो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है दैट विल बी 0, और इसलिए जो BF3 मॉलिक्यूल है दैट विल बी नॉन पोलर। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। आप दो बच्चे ले लो, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ खड़े हो जाओ, एक बच्चा यहाँ खड़े हो जाओ, एक बच्चा यहाँ खड़े हो जाओ, और दोनों मिल करके इस बच्चे को खींचो, तो ये कहीं ऐसे भागेगा, ठीक है।